अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और हमारी वीडियोस को क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं वायुमंडल का पार्ट 2, जिसमें हमें देखना है बाकी की जो बची परतें थी, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य बहिर्मंडल। ठीक है, तो चलिए आज हम उसको देखते हैं। तो करते हैं हमारी क्लास की शुरुआत, स्टडी धावा की भूगोल वाली दुनिया की क्लास। तो दोस्तों, अब तक का हम लोगों ने वायुमंडल का कुछ स्ट्रक्चर देखा था, जिसमें हमने कुछ परतें देखी थी। अच्छा, ये परतें क्या है? ये परतें काल्पनिक है। काल्पनिक का मतलब है कि ये सच में एग्जिस्ट नहीं करती है। इसका निर्माण मनुष्यों ने, वैज्ञानिकों ने वायुमंडल के बारे में, वायुमंडल की संरचना को पढ़ने के लिए किया था, यानी कि उसके अध्ययन के लिए कि आखिर इस परत में जाने पर क्या होता है, फिर क्या क्या चेंजेस आता है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या बनाई थी, कुछ परतें बनाई थी। तो अब तक हम लोगों ने दो परतें देख ली थी, जिसमें फर्स्ट वाली थी आपकी शोभ मंडल, सेकंड थी आपकी समताप मंडल। अच्छा, शोभ मंडल और समताप मंडल के बारे में अगर आप लोगों ने नहीं देखा है और वायुमंडल में कौन कौन सी गैसेस होती है ये आपको नहीं पता है, तो जल्दी से जाकर पहले पार्ट 1 देख लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं मध्य मंडल। अच्छा, आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे ना, मैंने आखिर ये लाइन ऐसे टेढ़ी क्यों खींची और ये सीधी क्यों खींची है। क्योंकि जो ये वाला इलाका है ये ध्रुव का इलाका है, और ये वाला जो इलाका है ये विषुवत 0 डिग्री का इलाका। और 0 डिग्री में शोभ सीमा जो है थोड़ी ऊपर होती है, और 0 डिग्री के सॉरी जो ध्रुवों में है वो कहाँ होती है, नीचे की तरफ को होती है। ठीक है, और समता मंडल क्योंकि बराबर होता है, यहाँ पर तापमान सदैव समान रहता है। शोभ मंडल में क्या होता है, ऊपर जाने में तापमान घटता है, समताप मंडल में तापमान बढ़ता है। अब आते हैं हम लोग मध्य मंडल में। देखो, शोभ मंडल में क्या था, तापमान घट रहा था। थोड़ा आपको मैं समझाती हूँ इस तरीके से। ये है तापमान, ठीक है। तो तापमान घट रहा था और यहाँ पर तापमान बढ़ता है। यहाँ पे सोच लो, ये तापमान है 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे माइनस में तापमान जाएगा। ठीक है, और वही मध्यमंडल में फिर से तापमान घटने लगता है। इस तरीके से एक जिगजैग वाला कॉन्सेप्ट बन रहा है। सबसे पहले शोभमंडल में तापमान घट रहा था, फिर समताप मंडल में आपका तापमान बढ़ा। अब हम आप पहुंच गए हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल में क्या होगा, आपका तापमान घटेगा। मैंने एक चीज बताई। अच्छा चलो, पहले इसके ये कितने से कितने मिलता है। समताप मंडल आपका कितने तक था, 50 किलोमीटर तक का मिलता था। अब जो मध्य मंडल है, मध्य मंडल मिलता है आपका 50 से 80 किलोमीटर के बीच में। ठीक है, अगर आप 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई में जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मध्य मंडल। वैसे बेसिकली हम लोग 50 किलोमीटर के आसपास तक का जाते हैं, 40-45। यहाँ पर क्या चलता है, एरोप्लेन्स। आपको बताया था मैंने, संता मंडल में एरोप्लेन्स मिलते हैं। अब हम लोग हैं मध्य मंडल में। मध्य मंडल उससे भी ऊपर है। ठीक है, 80 किलोमीटर तक का आपका क्या मिलता है, मध्य मंडल मिलता है। और मध्य मंडल का पहला पॉइंट ये 50 से 80 किलोमीटर के बीच में मिलता है। जल्दी से आप नोट्स भी बनाते जाइए। मध्य मंडल का पहला पॉइंट लिखिएगा, यहाँ 50 से 80 किलोमीटर के बीच में मिलता है। ठीक है, मध्य मंडल का फर्स्ट पॉइंट ये 50 से 80 किलोमीटर के बीच में मिलता है। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पर तापमान ऊपर जाने पर घटता है। तापमान घटता है, जैसे शोभ मंडल में ऊपर जाने पर तापमान घटता था, उसी तरीके से आप मध्य मंडल में जैसे ही एंटर करोगे और ऊपर की तरफ को जाओगे तो यहाँ पे तापमान घटेगा। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, यहाँ तापमान घटता है, यहाँ तापमान घटता है। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको बताया था कि शोभ मंडल में तापमान घटने की वजह से क्या हो रहा था, यहाँ पे मौसमी क्रियाएं हो रही थी। जहां पर भी तापमान घटता है वहां जो पानी की बूंदे हैं वो संघनन करती है। संघनन का मतलब क्या होता है, जो पानी की बूंदे हैं, जो जल वाष्प है, वो ठोस होने लगती है, वो ठंडी होने लगती है। ठंडी होने की वजह से वो जमती है, जमने की वजह से संघनन होता है और बादल बनते हैं। तो यानी कि शोभ मंडल में तापमान घटने की वजह से बादल बन रहे थे, वर्षा हो रही थी। उसी तरह मध्यमंडल में भी क्या हो रहा है, मध्यमंडल में भी आपका तापमान घट रहा है। इट मीन्स यहाँ पर भी क्या होगा, बादलों का निर्माण होगा। लेकिन 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 यहाँ पर जो शोभमंडल में बादल बनते हैं जिनसे वर्षा होती है, उन बादलों की बात हम नहीं कर रहे। क्योंकि ये जो मध्यमंडल है ना, 80 किलोमीटर बहुत ऊंचाई में, आप मतलब देख नहीं सकते हैं, इतनी ज्यादा ऊंचाई में मिलता है। तो यहाँ पर जो बादल मिलते हैं ना, वो रात में बनते हैं, समझे आप। यहाँ पर रात में जो बादल बनते हैं, जो यहाँ पर को बादल बनते हैं वो कब दिखते हैं, रात में। और ये होते हैं चमकीले बादल, ये रात के समय में चमकते हैं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट लिखिएगा कि मध्यमंडल में तापमान कम है, इसलिए यहाँ क्या मिलते हैं, रात में चमकने वाले बादल। थर्ड पॉइंट क्या है, यहाँ रात में
चमकने वाले क्या मिलते हैं, बादल में, ठीक है। यहाँ आपको क्या मिलता है, रात में चमकने वाले बादल मिलते हैं। यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होता है, मतलब ठंड टाइप का मौसम होता है यहाँ पे, ठीक है। तो रात में चमकने वाले बादल मिलते हैं। अब फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, जो उल्का पिंड होता है। अच्छा, उल्का पिंड का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ अदर क्लासेस में। अगर आपने देखा है कि जो मैंने आपको बताया था जोवियन ग्रह और पार्थिव ग्रह क्या होता है, जोवियन ग्रह क्या होता है, उसके बीच में एक बताई थी ना, एक शूद्र पट्टी नाम की एक संरचना मिलती है, जो कि दो तरीके के ग्रहों को अलग करती है, पार्थिव और जोवियन ग्रहों को अलग करती है। इसका मतलब क्या होता है, जो वो बीच में पट्टी मिलती है उसमें क्या मिलता है, जो शूद्र मंडल, इसमें जो है ना, इसमें मिलता है आपके उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होता है, उल्का पिंड ना चट्टानों के टुकड़े होता है। ये मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में भी बताया आपको, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर देखना। जो ये उल्का पिंड होता है, ये होता है चट्टानों के टुकड़े। क्या होता है ना, जो हमारा अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में बहुत ढेर सारी चट्टाने हैं, मतलब ऐसा समझ लो जैसे हमारी पृथ्वी में भी तो बहुत चट्टाने हैं ना, उसी तरीके से कभी कभी क्या होता है कि कुछ चट्टाने टूट जाती है, और टूटने की वजह से गुरुत्वाकर्षण बल उन्हें बांधे नहीं रख पाता है, इसकी वजह से वो अंतरिक्ष में बिखर जाती है, ठीक है। तो बहुत से ग्रह, छोटे छोटे उपग्रह भी, देखो ये पृथ्वी जैसा तो बहुत बड़ा ग्रह, उसी तरह हमारे पास ना छोटे छोटे उपग्रह होते हैं। तो ये उपग्रह कभी एक दूसरे से टकरा के टूट जाते हैं, क्योंकि देखो सब कुछ क्या है, अर्थ में घूम रहा है, अर्थ की कोई सीमा नहीं, अर्थ में कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है जिसकी वजह से वो एक जगह पे ठहरे रहे। तो इसकी वजह से क्या है, जो मन जहां पड़े वहां घूम रहा है, मतलब जैसे उड़ रहा है। आपने देखा होगा मूवीज में, तो अगर एस्ट्रॉइड जब जाते हैं तो उड़ते हैं वो इधर उधर, जैसे पतंग है, पतंग की तो फिर भी आपके हाथ में डोर होती है, अगर आप पतंग को छोड़ दे तो वो कैसे लहराती रहेगी इधर उधर आसमान में। बस उसी तरीके से जो उल्का पिंड है ना, वहां पे कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होने की वजह से अंतरिक्ष में इधर उधर बिखरे हैं, ठीक है। जैसे हमारा पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी को तो सन के ग्रेविटेशनल फोर्स ने बांधे रखा। बाई चांस सन का ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाए तो पृथ्वी कितनी दूर जाके गिरेगी कुछ पता नहीं, मतलब पृथ्वी अंतरिक्ष में खो जाएगी, इधर से उधर डोलती रहेगी, ना ही फिर हमारे पास कुछ प्रकाश होगा ना वायुमंडल होगा, समझ रहे आप। तो उसी तरीके से जो ये चट्टान के टुकड़े ना एक दूसरे से कभी जुड़ते हैं, टकराते हैं, इधर उधर डोलते रहते हैं तो टकराते हैं, उसके वजह से ये टूट जाते हैं। तो टूटने की वजह से ना अंतरिक्ष में एक ऐसा लगता है जैसे धूल है, पूरी धूल है, बिल्कुल ऐसा लगता है चट्टान है। तो ये जो चट्टान है ना, कभी कभी पृथ्वी की तरफ आ जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, यह है अंतरिक्ष, ठीक है, यह है ग्रह, यह है पृथ्वी का ग्रह, यह है सूर्य, और ये हमारा पृथ्वी, ठीक है। तो ये आसपास जो है ना अंतरिक्ष में इधर उधर चट्टाने के टुकड़े गिरते रहते हैं। कभी कभी क्या होती है, चट्टान के टुकड़े ऐसे लहराते हुए पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पृथ्वी के आसपास में आ जाते हैं। पृथ्वी के आसपास में आ जाने की वजह से कभी कभी क्या है, पृथ्वी के ही चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और जब पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से ये क्या है, डायरेक्ट पृथ्वी के अंदर एंटर कर जाते हैं। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हो आप क्या होता है कि पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स इन चट्टानों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसकी वजह से क्या है, ये पृथ्वी की ओर आ जाता है। एक बहुत बड़ा उल्का पिंड जब हमारे पृथ्वी में गिरा था, उसी की वजह से वर्तमान में जो डायनासोर की कहानियां हम सुनते हैं, डायनासोर के बारे में जो हम खोज कर रहे हैं, वो खत्म हुए थे। वो कैसे खत्म हुए, वो ऐसे ही हुए थे, अंतरिक्ष से एक बहुत बड़ा उल्का पिंड बाहर पृथ्वी में आया, पृथ्वी में टकराया, टकराने की वजह से सारे के सारे क्या है, हमारे जो जीव थे उस टाइम के डायनासोर वगैरह सब खत्म हो गए थे, ठीक है। डायनासोर का युग ऐसे ही समाप्त हुआ। तो क्या होता है, कभी कभी छोटी मोटी चट्टाने क्यों है, पृथ्वी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पृथ्वी तरफ आ जाती है। जब ये पृथ्वी की तरफ आती है और वायुमंडल में एंटर करती है, जैसे ही ये मध्य मंडल के पास में पहुंचती है, जरा कान खोल के सुनिएगा आराम से, जैसे ही ये मध्य मंडल के पास पहुंचती है, मध्य मंडल में आते ही ये जो है यहाँ पूरी तरीके से जल जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा, कोई भी उल्कापिंड जैसे ही मध्य मंडल में प्रवेश करता है वो जल जाता है, ठीक है। अगर बहुत बड़ा किस्म का उपग्रह हुआ, सॉरी, अगर बहुत बड़े किस्म का उल्का पिंड हुआ तो उसको जलाना तो संभव नहीं है, वो डायरेक्टली पृथ्वी से आके टकराएगा। लेकिन अगर छोटे मोटे जो पत्थर है, आपने कभी कभी आसमान में देखो कुछ जलती हुई चीज गिर रही है, तो वो जो चीजें है ना वो जल जाती है। वो कहाँ से जलती है, वो मध्य मंडल में जलती है, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट याद रखिएगा कि इसी मंडल में या फिर मध्य मंडल में उल्का पिंड जल जाता है, जिससे हमारी पृथ्वी की बहुत ज्यादा बड़ी रक्षा होती है। उल्का पिंड जल जाते हैं। सोचो अगर ये नहीं चलते तो हर वक्त जो है, मतलब हर वक्त तो नहीं, लेकिन जब भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगता, कोई ना कोई चट्टान हमारे सर में आके गिरती, समझ। और ये जब मध्यमंडल में आके जल जाते और पृथ्वी के जमीन में एंटर करते हैं, तब तक का ये चूरा चूरा हो जाता है, आसमान में चूरा हो जाते हैं। तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ा फायदा है कि मध्यमंडल में क्या होता है, उल्कापिंड जल जाते हैं, ठीक हो गया। ये है मध्यमंडल की कहानी। अब हम नेक्स्ट मंडल देखते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं आयन मंडल या बाह्य मंडल। इसके दो नाम है, आयन
या बाह्य मंडल। बाह्य मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि अब ये सीधे डायरेक्ट बाहर वाला इलाका आ गया, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज नहीं बताया, यहाँ पे जो रात में चमकने वाले बादल है, इनके एक नाम है, इन्हें कहते हैं नॉक्टे न्यूक्लियस क्लाउड। नॉक्टे न्यूक्लियस क्लाउड, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? नॉक्टे न्यूक्लियस क्लाउड। नॉक्टे न्यूक्लियस क्लाउड कहते हैं जो रात में यहाँ पे चमकने वाले बादल बनते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं आयन मंडल को। जो अब हमारा नेक्स्ट है वो आयन मंडल या बाह्य मंडल इसे कहते हैं। पहले इसकी ऊंचाई देख लेते हैं। ये मिलता है आपका ये, अच्छा, मध्य मंडल किसमें कंप्लीट हुआ था? ये हुआ था 80 किलोमीटर में। तो 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक ये बहुत बड़ा है, क्योंकि अब यहाँ पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स से पृथ्वी का थोड़ा कम रह जाता है, और ये बहुत ऊंचाई में, मतलब मध्य मंडल से 80 किलोमीटर के बाद बहुत ज्यादा ऊंचाई में, तो इसका फैलाव थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। तो आयन मंडल आपके कहाँ तक मिलता है? 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई में मिलता है आपका आयन मंडल। आयन मंडल के बारे में क्या खूबियां हैं, पहले वो याद कर लीजिए। सबसे पहले आयन मंडल में जो रेडियो है, आपने रेडियो के बारे में सुना होगा ना, क्या होता है रेडियो? रेडियो जो पहले चलते थे, जिससे कनेक्शन मिलते हैं और उसमें नई नई न्यूज़ेस वगैरह सब कुछ आता है रेडियो में। पहले टीवी नहीं थे तो सब कुछ रेडियो में होता था। तो जो ये रेडियो का संचार है, मतलब रेडियो के जो नेटवर्क्स हैं वो यहीं से आते हैं, ठीक है। ऐसा होता है जब रेडियो के नेटवर्क भेजे जाते हैं तो ये आयन मंडल से टकरा के ही वापस आते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप? जो रेडियो के आपके नेटवर्क मिलता है, जैसे कभी होता है ना, ये वाले स्टेशन पे नेटवर्क नहीं आ रहा, ये वाले स्टेशन पे नेटवर्क नहीं आ रहा, ये किस वजह से होता है? जब आयन मंडल में कुछ थोड़ी बहुत खराबी होती है, या फिर कुछ जब वहां का वायुमंडल थोड़ा बहुत अस्थिर होने लग जाए, तो उसकी वजह से जो है ये नेटवर्क नहीं मिलते। तो हमारे जो रेडियो में नेटवर्क आते हैं वो कहाँ से आते हैं? आयन मंडल से। सबसे पहले लिखिएगा रेडियो में नेटवर्क, ये क्या देता है? रेडियो नेटवर्क। अच्छा, जरा एक मिनट थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। जो ये रेडियो के नेटवर्क है ना, ये दीर्घ तरंग दैर्ध्य होते हैं, मतलब दीर्घ तरंग छोड़ते हैं। ये दीर्घ तरंग और लघु तरंग क्या होते हैं, ये आपने सुना होगा। देखो, दीर्घ तरंग और लघु तरंग दो तरह की होती है। सबसे पहले होती है, एक होती है लघु तरंग। लघु तरंग कुछ इस तरह की होती है, जबकि दीर्घ तरंग सीधी होती है। जैसे कि रेडियो है, रेडियो के पास जो है ना, दीर्घ तरंग दैर्ध्य होती है। दीर्घ तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है, ये वाली जो तरंग दैर्ध्य है बिल्कुल भी बाउंस करते हुए नहीं जाएगी, डायरेक्ट जाएगी। लेकिन ऐसी तरंग दैर्ध्य को ना किसी चीज की जरूरत होती है टकराने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया जाए पृथ्वी से रेडियो की तरंग भेजी गई, भेजते ही अगर बीच में आयन मंडल ना होना तो वो सीधे अंतरिक्ष के पार चले जाएगी, जिसकी वजह से आपको नेटवर्क मिलेगा ही नहीं। जैसे रिफ्लेक्शन, आपने नाम सुना होगा ना। जैसे शीशा है, सामने शीशा है, शीशे में आप टॉर्च लगाओ तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। बाई चांस सामने कुछ भी ना हो और आप टॉर्च लगाओ, घना जंगल है, टॉर्च लगाओ तो वो दूर तक का जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास कोई चीज रिफ्लेक्ट करने के लिए नहीं होगी तो वो वापस नहीं आती है, वो जहां हो वह मर्जी चली जाती है। उसी तरीके से जो ये रेडियो की तरंग होती है ना, दीर्घ होती है, इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए किसी चीज की जरूरत होती है। तो आयन मंडल आपको एक ऐसी संरचना बना के देता है जिसकी वजह से जो ये रेडियो की तरंग होती है ये रिफ्लेक्ट करके पृथ्वी में वापस आती है। मान लीजिए हमने रेडियो की तरंग भेजी, ये आयन मंडल से टकराई और पृथ्वी में वापस आती है, जिसकी वजह से आपको नेटवर्क्स मिलते हैं रेडियो के, ठीक है। एक होती है लघु तरंग। लघु तरंग दैर्ध्य को किसी भी टकराने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट अपने आप ही मूव करती है, बहुत दूर तक का जा सकती है। जैसे हमारी पृथ्वी में जो पार्थिव विकिरण होता है, ये क्या होता है मैं आगे की क्लासेस में आपको बताऊंगी, डोंट वरी। पार्थिव विकिरण का मतलब होता है जो सूर्य से हमें किरणें मिलती है, जो सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है ना, वो प्रकाश जब हमारी धरती से, हमारे वायुमंडल से टकरा के वापस जाता है, समझ रहे हैं, वापस जाता है, तो उसे कहते हैं पार्थिव विकिरण। ये होता है रात के समय में। देखो, दिन के समय में तो सूर्य हमें रोशनी देता है, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। अब रात होते ही ना सूर्य ढलने लगता है, लेकिन जो उसका प्रकाश है वो प्रकाश अभी भी होता है, जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्ट करके वापस जाता है। तो ये पार्थिव विकिरण क्या होता है, जब ये पृथ्वी से जो सनरेज वापस जाती है तो ये जो कार्बन है ना, ये इनको रोक के रखता है। इसी की वजह से वर्तमान ये ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना समझ लीजिए, रेडियो के जो नेटवर्क्स होते हैं वो दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले होते हैं, तो ये आयन मंडल से टकरा के वापस आते हैं। तो पहला आयन मंडल का क्या काम है, ये हमें रेडियो की तरंगे देता है, नंबर 1। नंबर 2, आयन मंडल में ना हमें एक प्रकाश मिलता है जो रात के समय में चमकता है। मतलब आयन मंडल में कुछ ऐसे प्रकाश है। आयन मंडल में क्या होता है ना, ये ऑक्सीजन के तत्व है, ये ऊर्जा के साथ मिलके ना छोटे छोटे भागों में टूटते हैं, और ये जो है ये चमकने वाले प्रकाश बनाते हैं, जिसे हम कुछ नाम से जानते हैं। पहले आप समझ लीजिए, ये चमकने वाले प्रकाश है ना, इसे हम कहते हैं ओरोला। ओरोला कहते हैं इसको, हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं प्लीज। ओरोला, ये होता है ध्रुवों के पास, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये ध्रुवों के पास मिलता है। ये जो प्रकाश मिलता है, ये चमकने वाला प्रकाश, ये मिलता है ध्रुवों के पास। एक तो होता है ओरोला, ओरोला बोरोलिसिस, बोरोलिसिस, ऑस्ट्रोलिस,
ठीक है। ये जो प्रकाश मिलता है ये ध्रुवों पर मिलता है, आयन मंडल में चमकने वाला प्रकाश मिलता है जो कि ध्रुवों में मिलता है, इसे हम लोग कहते हैं ओरोला। ये टू टाइप्स के ओरोला होता है। फर्स्ट होता है ओरोला बोरोलिसिस, सेकेंड होता है ओरोला ऑस्ट्रोलिस। ओरोला बोरोलिसिस मिलता है आपके आर्कटिक वाले रीजन में, यानी कि उत्तरी ध्रुवों में जो प्रकाश मिलेगा उससे हम कहते हैं ओरोला बोरोलिसिस। यानी कि उत्तरी ध्रुव में कौन सा, आर्कटिक वाला रीजन, आर्कटिक वाला रीजन या उत्तरी ध्रुव के रीजन में आपका मिलता है ओरोला बोरोलिसिस। और दक्षिणी ध्रुव में आपका मिलता है ओरोला ऑस्ट्रोलिस। आप इसका बस इतना सा ध्यान रखिएगा। देखो ऑस्ट्रेलियस, आपको नाम कैसे याद रखना है। देखो ऑस्ट्रेलिया कहाँ पड़ता है आपका, जो ऑस्ट्रेलिया का रीजन है वो कहाँ मिलता है, दक्षिण में मिलता है, यानी कि दक्षिण वाले इलाके में ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रोलिसिस कहाँ मिलेगा, दक्षिण वाले, या बस आपको इतना याद रखना है ध्रुवों में मिलेगा। ये मैं आपको याद करने के लिए बता रही हूँ कि ऑस्ट्रेलिया दक्षिण में है, तो ऑस्ट्रोलिसिस का मिलेगा दक्षिणी ध्रुव में। उसी का अपोजिट कर देना बोरियोलिसिस का मिल जाएगा आपका उत्तर में। ठीक है, ये क्या है, चमकने वाला प्रकाश, ये कहाँ मिलता है, आयन मंडल में मिलता है। फिर आखिरी है आपका बहिर्मंडल। बहिर्मंडल जो होता है इसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है, ये लास्ट होता है, ये ज्यादा वैसे पढ़ा नहीं जाता है। बहिर्मंडल की कोई सीमा नहीं होती, ये स्टार्ट होता है आपका 400 किलोमीटर से लेकर बाहर, मतलब ये डायरेक्ट अंतरिक्ष तक पहुंचता है, जहां तक अंतरिक्ष नहीं आता तब तक ये फिर ऊपर जाता रहता है। ठीक है, तो 400 किलोमीटर के पार में फिर जो है ये बहिर्मंडल आता है। तो ये थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट लेयर्स वायुमंडल की। ये वायुमंडल की जो संरचना है जिसमें ये लेयर्स है, ये क्या क्या काम करती है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा लर्न। अब हम लोग आगे की चीजें देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको क्लासेस पसंद आई है तो जरूर से लाइक कर दीजिए, आप साथ ही सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सारी क्लासेस का अपडेट मिलते रहे। और साथ ही में टेलीग्राम चैनल भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वो आपको अबाउट में मिल जाएगा और अदर वीडियोज के लिंक भी आपको मिल जाएंगे। तो यहीं पे करती हूँ मैं अपने सेशन का एंड। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।